Assalamu alaikum my dear students. How are you? I will hope you will all fine. My dear students, chemistry 9 class chapter number 4 lesson number 39 आज हम टॉपिक पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और लास्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे रह गए थे वो आज हम करेंगे इंशाल्लाह। माय डियर स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड आयंस। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के बने होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, thus they consist of ions. Ionic compound consist of ions, not molecules. आयनिक कंपाउंड आयंस के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के नहीं बने होते। माय डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस held together in a solid or crystal form with electrostatic attractive forces. My dear friend, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस क्रिस्टल की सूरत में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से आपस में इकट्ठे रहते हैं। ये जो दो आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल एक मॉलिक्यूल में इकट्ठे रहते हैं। ये मैंने आपको डायग्राम में एक सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल दिखाया है जो कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन से बना हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैं डायग्राम बनाई है इसके अंदर जो स्मॉल सर्कल हैं ब्लैक कलर से लगाए गए हैं वो सोडियम आयंस को शो कर रहे हैं और जो रेड कलर से सर्कल लगाए गए हैं वो क्लोराइड आयन को शो कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी ये जनरल टॉपिक मैंने पढ़ाया आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स करेंगे जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आयनिक कंपाउंड की फर्स्ट प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन इन नेचर। माय डियर स्टूडेंट, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं मोस्टली क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, क्रिस्टल की फॉर्म में पाए जाते हैं और क्रिस्टल का मतलब होता है कि रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप रखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि आयनिक कंपाउंड इन द सॉलिड स्टेट हैज़ निग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अगर आपके आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में होते हैं तो उनमें से करंट नहीं गुजरता या बहुत कम गुजरता है, जबकि इन द मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म, इन द मोल्टन मेल्टेड फॉर्म में और इन द सोल्यूशन फॉर्म दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के बड़े अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं। व्हाई? व्हाट्स द रीजन दैट आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर इन द मोल्टन फॉर्म बट नॉट गुड कंडक्टर इन द सॉलिड फॉर्म? The reason is that when ionic compound are in the solution or molten form, they have presence of free ions. Due to presence of free ions, ionic compound become good conductor of electricity. My dear students, हमारी third property है ionic compounds have high melting and boiling point. आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 800 होता है और बॉइलिंग पॉइंट 14-13 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या रीजन है? रीजन ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन स्ट्रांगली हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देयरफॉर ग्रेट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस। माय डियर स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड के ऑपोजिट आयंस को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की जरूरत होती है, लिहाजा उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी आयनिक कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं जैसे कि वाटर। वाई? बिकॉज वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका ज़्यादा होता है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को कमज़ोर कर देता है बिटवीन द आयंस। तो वाटर अट्रैक्टिव फोर्सेस को वीक कर देगा आयंस के दरमियान जो अपोजिट आयंस में मौजूद होंगी और वो चीज़ें इजीली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी। तो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारी प्रॉपर्टीज थी आयनिक कंपाउंड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ लग गया होगा। अब हम आज चैप्टर नंबर 2 के कुछ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ गए थे, लास्ट 2 क्वेश्चन उनको सोल्व करते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे। फर्स्ट 11 शॉर्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। आज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जी हम। हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स बताइए। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ करवाया था पेज नंबर 32 के ऊपर
डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मौजूद हैं। मैं आपको पेज का रेफरेंस दे देता हूँ जी, आप वहाँ से इसको लर्न कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 32 है हमारा और ये हेडिंग है डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला डिफेक्ट था, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, electrons being the charged particles should release or emit energy continuously and they should ultimately fall into the nucleus। इसका पहला डिफेक्ट ये था कि अगर क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक, जो कि रेडिएशन की थ्योरी है, वो कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी एमिट करनी चाहिए। जब वो एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करेगा तो उसे अल्टीमेटली न्यूक्लियस के अंदर फॉल हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली आज तक कभी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर फॉल नहीं हुआ। सेकेंड फॉल्ट ये था, इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट करता है, दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बट इन फैक्ट द लाइन स्पेक्ट्रम वाज ऑब्जर्व्ड। अगर इलेक्ट्रॉन लगातार कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज कर रहा है तो जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए, जो लाइट होनी चाहिए, वो भी लगातार रिलीज होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि स्पेक्ट्रम कॉन्टिन्यूस नहीं होता बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कभी रोशनी आती है कभी रोशनी नहीं आती। माय डियर स्टूडेंट, ये दो इसके डिफेक्ट्स थे। माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जी। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन एन ऑर्बिट इट डजंट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, ना ही एनर्जी एमिट करता है ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन है जी, व्हेन डज इट एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, फिर बताइए वो कब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने बड़ी डिटेल से किया था। पास्टुलेट्स ऑफ बोहर पेज नंबर 33 के ऊपर इसका आंसर है। पास्टुलेट नंबर 3 एंड पास्टुलेट्स नंबर 4 इसका आंसर है। मैं आपको उसको बुक से इसका आंसर शो भी कराता हूँ जी, रेफरेंस के तौर पे। माय डियर स्टूडेंट, ये पेज नंबर 33 पे इसका आंसर है जी, चेक कीजिए। पॉइंट नंबर 3 है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट और एब्जॉर्ब एनर्जी। यहाँ तक तो क्वेश्चन है जी। आगे आंसर शुरू हो रहा है जी। द एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू एंड अदर। जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एमिट करता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। और नीचे क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 4 में इसकी डिटेल आई है जी। When electron jump from low orbit to high orbit, it absorb energy. When it jump from high orbit to low orbit, it radiate energy. This change in energy को आप क्वेश्चन से कैलकुलेट करेंगे जी। डेल्टा E is given by the Planck's equation। Planck's equation थी हमारी डेल्टा E is equal to E2 minus E1 is equal to h mu, where h क्या था हमारा, ये प्लैंक्स कांस्टेंट था। इसकी वैल्यू थी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड, और म्यू क्या था जी, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट थी। माय डियर स्टूडेंट, ये दोनों पॉइंट हमने लेसन के अंदर बहुत डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन किए थे। ओके जी, ये इसके दो पॉइंट्स हैं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी। पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 ये पेज नंबर 33 के ऊपर मौजूद हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बड़े अच्छे से समझ लग गया होगा। अब हम आपको टास्क ऑफ द डे बताते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट्स, टास्क ऑफ द टुडे में क्या करेंगे हम, डिफाइन द आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड को डिफाइन करेंगे। इसमें आप पैसे लिखेंगे जी, 3 से 4 लाइन का पैसेज है जी। राइट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये शॉर्ट है जी, व्हाट इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। और माय डियर स्टूडेंट्स, फिर आप क्या करेंगे, राइट एंड लर्न चैप्टर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को आप लर्न एंड राइट करेंगे, जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 43 के ऊपर प्रेजेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।